ओके, देखिए अब देखते हैं लिमिटेशंस ऑफ कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ कहां कहां पे हम अप्लाई नहीं कर पाते। लिमिटेशंस ऑफ कूलम्ब्स लॉ। देखिए, कूलम्ब्स लॉ इज यूनिवर्सल ट्रूथ, वो है सब जगह ट्रू है, लेकिन कुछ जगह ऐसी है जहां पे कूलम्ब्स लॉ हमें सही रिजल्ट नहीं देता। ठीक है ना, तो कहां कहां पे हम इसको अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक, पहला दो जगह है जहां पे हम कूलम्ब्स लॉ अप्लाई नहीं कर सकते। फॉर बॉडीज और कंटिन्यूअस चार्जेस, वहां पे हम इसको अप्लाई नहीं कर सकते। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि जिन जगहों पे मान लीजिए ये कोई चार्ज है, ये ठीक है, अब आप ये देखिए इस पे चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा ऐसे। अगर ये कोई कंडक्टर है तो इस पे चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा ऐसे, यूं करके ऐसे। अब इस चार्ज का सेंटर है ये, ठीक। अब यहां से किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस r पे एक दूसरा चार्ज रखा हुआ है, जिसका सेंटर यहां से कितनी डिस्टेंस पे है? r पे। अब क्या होता है, अगर इस पे भी पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है ना, अगर इस पे भी पॉजिटिव चार्ज है और इस पे भी पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका पॉजिटिव चार्ज इसके पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करके थोड़ा सा इस तरफ खिसका देगा। ठीक है ना, तो अगर सिचुएशन बिल्कुल नॉर्मल है, ठीक है, तो इसका भी सेंटर ये होगा और इसका भी सेंटर ये होगा। ठीक, फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहां पे? F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। मान लो इस पे चार्ज Q1 है और इस पे चार्ज Q2 है, बट इन रियलिटी क्या होगा? जो ये वाला सेंटर है यहां पे, ये जो चार्ज है, अगर इस पे देखा जाए तो जैसे ही ये वाला पॉजिटिव चार्ज लेके आओगे तो पॉजिटिव चार्ज यहां पहुंच जाएंगे ज्यादातर, यहां पे एक दो चार्ज बचेंगे और चार्ज का सेंटर ये हो जाएगा यहां पे। ठीक है, और ये वाला, इस वाले का भी यही होगा, इसके पॉजिटिव भी पीछे पहुंच जाएंगे रिपल्शन की वजह से, यूं, तो इसका सेंटर ये के बजाय ये हो जाएगा। दिस विल बी न्यू सेंटर ऑफ चार्ज। ये चार्ज का नया सेंटर होगा और ये यहां पे थ्योरेटिकल सेंटर है, यहां पे दिस विल बी न्यू सेंटर। तो अब इफेक्टिव डिस्टेंस ये वाली हो जाएगी r। ठीक, तो ये रिजल्ट जो है, ये रिजल्ट आपको गलत हो जाएगा। अब नया सेंटर ऑफ चार्ज फाइंड आउट करना इज नॉट सो इजी, इसलिए कंटिन्यूअस बॉडीज में कूलम्ब्स लॉ में सही रिजल्ट नहीं देता। हम एक बॉडी के सेंटर से दूसरे सेंटर तक की डिस्टेंस के अकॉर्डिंग जो रिजल्ट निकालते हैं वो रिजल्ट गलत आता है। ठीक है, और ये एक्चुअल रिजल्ट ये होगा। ठीक है ना, एक्चुअल फोर्स क्या होगा? के Q1 Q2 बाई आर इफेक्टिव का स्क्वायर होगा। तो ये रिजल्ट गलत हो जाता है। तो कंटिन्यूअस बॉडीज के केस में कूलम्ब्स लॉ में गलत रिजल्ट देता है, रियल रिजल्ट ये होता है। और आर इफेक्टिव हमें नहीं पता होता, क्योंकि इंडक्शन से जो ट्रांसफर, जो शिफ्टिंग होती है, दैट इज नॉट कैलकुलेट, मतलब दैट इज नॉट इजी टू कैलकुलेट। ठीक, अब सेकंड, ठीक है ना, इस चीज को अच्छे से नोट करिए, फिर नेक्स्ट लिमिटेशन बताता हूं मैं आपको। तो इस केस में हम ये कह सकते हैं कि जो न्यूटन, ये कूलम्ब्स लॉ है, दिस इज वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस। ठीक है ना, तो वैलिड
only for point charges. ठीक है. अब सेकंड, वैलिड ओनली फॉर स्टैटिक चार्जेस. ये केवल स्टैटिक चार्जेस के लिए वैलिड है. क्यों? क्योंकि मान लीजिए एक चार्ज तो ये है Q1 और दूसरा चार्ज ये है Q2. ये दोनों मूविंग है. ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है. मान लीजिए सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं और दोनों के बीच का सेपरेशन जो है वो R है. ठीक है ना. तो इस वक्त इलेक्ट्रिक फोर्स होना चाहिए KQ1 Q2 बाई R स्क्वायर. पर रिजल्ट ये नहीं होता, कुछ और ही होता है. वो इसलिए क्योंकि ये मूविंग चार्ज है. दिस इज मूविंग चार्ज. इक्वलेंट टू करंट. अगर ये करंट है, अगर मूविंग चार्ज है तो मूविंग चार्ज इक्वलेंट टू करंट होता है. और एक मूविंग चार्ज अगर इक्वलेंट टू करंट है तो करंट तो अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर लेती है. V इज मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है ना. एंड ये वाला चार्ज मूव कर रहा है. मूविंग चार्ज फील अ फोर्स इन मैग्नेटिक फील्ड. यानी कि इस चार्ज के चलने की वजह से ये करंट बनी और करंट की वजह से यहां पे एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया. अब इस मैग्नेटिक फील्ड में ये चार्ज मूविंग है. कितनी वेलोसिटी से? U से. तो F इज इक्वल टू होता है QVB साइन थीटा. तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इस मूविंग चार्ज पे फोर्स लगेगा. कौन सा फोर्स? मैग्नेटिक फोर्स. तो इस पे F नेट जो होगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी होगा और मैग्नेटिक फोर्स भी होगा. दो टाइप के फोर्स हो जाएंगे. इसलिए आपको एक अलग अकेला फोर्स नहीं मिल पाएगा. इसलिए यहां पे कूलम्ब्स लॉ आपको राइट रिजल्ट नहीं देगा. क्यों? क्योंकि साथ में मैग्नेटिक फोर्स भी जुड़ गया है. क्लियर. अब एक चीज और देखिए, अगर दोनों में से एक मूविंग है, अगर दोनों में से एक मूविंग है तब भी ये रूल वैलिड है. कूलम्ब्स लॉ इज वैलिड. क्यों? अगर ये मूविंग है तो ये अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड ला देगा, लेकिन उस मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स इस पे जीरो होगा क्योंकि U की वैल्यू जीरो है. तो अगर एक चार्ज मूविंग है और दूसरा स्टैटिक है तो भी कूलम्ब्स लॉ वैलिड है. लेकिन अगर दोनों मूविंग है तो कूलम्ब्स लॉ वैलिड नहीं है. वो आपको राइट रिजल्ट्स नहीं देगा. क्लियर. तो दो लिमिटेशंस हुई. सबसे पहले तो ये कि केवल पॉइंट चार्जेस में सही रिजल्ट मिलता है और दूसरा स्टैटिक चार्जेस में सही रिजल्ट मिलता है. क्लियर. अब एक एग्जाम्पल देखिए. पहले आप इसको अच्छी तरीके से नोट करिए, फिर मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं. ओके. तो अब हम कूलम्ब्स लॉ पे बेस्ड एग्जाम्पल्स पे आ जाते हैं. देखिए, मान लीजिए मेरे पास दो पॉजिटिव चार्जेस हैं. एक ये पॉजिटिव चार्ज है और एक ये मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है. ठीक है ना. इन दोनों को मिलाने वाली लाइन है ये. ठीक है. मुझे बोला गया है कि इन दोनों के बिल्कुल सेंट्रल पॉइंट पे यहां पे एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है ऐसे, यूं, जिसकी वैल्यू है Q0. ये Q है, ये भी Q है और ये Q0 है. बिल्कुल सेंटर में रखा हुआ है. यानी कि अगर ये वाली डिस्टेंस टोटल 2a है तो ये वाली डिस्टेंस है a. तो ये भी डेफिनेटली a होगी. ठीक. अब उसने कहा है कि अगर इसको थोड़ा सा ऐसे राइट साइड में या लेफ्ट साइड में शिफ्ट कराया जाए, ऐसे थोड़ा सा x डिस्टेंस, मान लो यहां से यहां तक इसको x डिस्टेंस शिफ्ट कराया जाए, तो शिफ्ट करा के छोड़ दिया जाए तो क्या होगा? यहां पे इसकी वजह से फोर्स इस तरफ
ज्यादा होगा और इसकी वजह से फोर्स इस तरफ कम होगा। तो यहां पे जो रिजल्टेंट फोर्स निकलेगा वो इस तरफ निकलेगा, रिजल्टेंट फोर्स। यानी कि अगर मैं पार्टिकल को इस तरफ शिफ्ट करूंगा तो फोर्स इस तरफ आएगा और पार्टिकल को मैं इस तरफ शिफ्ट करूंगा तो फोर्स इस तरफ आएगा। तो ये वाली कंडीशन एसएचएम की बन जाती है, ठीक है ना। फाइंड टाइम पीरियड किसका, मास m चार्ज q नोट, इस पार्टिकल का। यानी कि दो पॉजिटिव चार्जेस के बीच में अगर छोटा सा पॉजिटिव चार्ज रख दिया जाए जिसका चार्ज q नोट और मास m हो तो वो एसएचएम करेगा। अगर एसएचएम करेगा तो उसका टाइम पीरियड बताइए। तो सबसे पहले तो मुझे यही प्रूव करना है कि ये एसएचएम करेगा या नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद मुझे इसका टाइम पीरियड पता करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए ये पॉजिटिव पार्टिकल यहां पहुंच गया, इस जगह x डिस्टेंस पे। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो गई, a माइनस एक्स, और ये कितनी हो गई, a प्लस एक्स। तो इस बॉडी पे नेट फोर्स कितना हो गया, इस पे एक फोर्स तो इस तरफ होगा और दूसरा फोर्स इस तरफ होगा, ठीक है ना। ये चार्ज a मान लो और ये वाला चार्ज b मान लो। तो ये होगा फोर्स ड्यू टू a और ये होगा फोर्स ड्यू टू b, ठीक। अब fa की वैल्यू कितनी होगी, यानी कि इसकी वजह से इस पे इस तरफ लगने वाला फोर्स कितना होगा, वो होगा k q नोट बाई a प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है ना। और f ड्यू टू b कितना होगा, k q नोट डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। ये fa हो गया, ये fb हो गया। तो f नेट कितना हो जाएगा, fa प्लस fb, यानी कि k q नोट और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 1 ओवर a प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 ओवर a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये नेट फोर्स हो जाएगा, क्लियर। अब अगर ये नेट फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x निकल आया तो ये एसएचएम हो जाएगी, और अगर नहीं निकल पाया तो ये एसएचएम नहीं होगी, ठीक है। चलिए इसको अच्छे से नोट करिए, ठीक है। फिर हम इसका बाकी पार्ट साइड सॉल्व करते हैं। ओके, तो एक कंडीशन है कि यहां पे जो x है, x इज वेरी स्मॉल, x वेरी स्मॉल। अब देखते हैं ये जो फोर्स का एक्सप्रेशन है इसको देखते हैं क्या बन जाता है ये, ठीक है। तो F इज इक्वल टू हो जाता है हमारा K Q नोट इंटू 1 ओवर A प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 ओवर A माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अगर इसको ओपन किया जाए तो यहां से a स्क्वायर प्लस क्या माइनस होगा, ये यहां पे दोनों फोर्स एक दूसरे के अपोजिट है तो वहां पे भी माइनस होगा, ठीक। तो ये हो जाएगा a माइनस एक्स का होल स्क्वायर इधर आ जाएगा, a प्लस एक्स का होल स्क्वायर इधर आ जाएगा। एक्चुअल में ये चीज हो जाएगी k q नोट, नीचे a प्लस एक्स a माइनस एक्स, यानी कि a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर तो नीचे आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2x, तो माइनस का 4ax आ जाएगा ऊपर। तो ये क्या हो गया, माइनस का 4 k q नोट a, और एक्स स्क्वायर इज टेंडिंग टू 0। तो यहां पे नीचे क्या कर सकते हो आप, इसको x को एज इट इज यहां पे रख दो, और a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का जो होल स्क्वायर है इसमें x को पुट कर दीजिए 0, क्योंकि x ऑलरेडी बहुत स्मॉल है और उसका स्क्वायर करेंगे तो और छोटा हो जाएगा। तो ये वाली चीज केवल a टू दी पावर 4 रह जाएगी। तो यहां पे क्या होगा, इस एक a से ये पावर कैंसिल हो जाएगी, a क्यूब रह जाएगा। तो माइनस 4 k q नोट ओवर a क्यूब इंटू एक्स इज इक्वल टू f। अब आप यहां पे खुद देख सकते हो
ये चीज तो कांस्टेंट हो गई, तो यहां से f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स आ गया, दैट मीन्स इट्स एन एसएचएम, ये एक एसएचएम हो गई है। अब दोनों साइड अगर मैं m से डिवाइड कर दूं तो f अपॉन m इज इक्वल टू a इज इक्वल टू माइनस 4k क्यू नॉट बाई m a क्यूब इंटू एक्स, ये हो गया। अब ये वाली क्वांटिटी जो ब्रैकेट में है, ये वाली क्वांटिटी जो ब्रैकेट में है, दिस इज ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, दिस इज ओमेगा स्क्वायर। तो ये वाली जो क्वांटिटी यहां पे, क्योंकि a इज इक्वल टू क्या होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो यहां से ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, k क्यू नॉट बाई m a क्यूब, ठीक है। तो टाइम पीरियड क्या होता है 2 पाई बाई ओमेगा, यानी कि सीधे सीधे टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m a क्यूब डिवाइडेड बाई दिस इज 4 k क्यू नॉट, ये आपका टाइम पीरियड हो गया, यानी कि एसएचएम होगी विद दिस टाइम पीरियड। क्लियर। अब सेम क्वेश्चन, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, लेकिन क्या है, दो नेगेटिव चार्जेस है, एक तो नेगेटिव चार्ज ये है और एक नेगेटिव चार्ज ये रहा। अगर मैं अब इन दोनों को ऐसे रखूं यूं और इस पॉइंट पे एक पॉजिटिव चार्ज रखूं, ठीक है, तो ये चार्ज Q है, ये चार्ज भी Q है, मैग्नीट्यूड में माइनस क्यू, और ये चार्ज है प्लस का Q नॉट। यहां से यहां तक की जो ये डिस्टेंस है दिस इज 2a, ठीक है। इसका चार्ज Q नॉट और मास m है, ठीक है ना। फाइंड टाइम पीरियड, इतना लिखा हुआ है। क्या ये पार्टिकल एसएचएम करेगा? अगर मैंने इसको थोड़ा सा भी राइट में शिफ्ट कर दिया तो ये जाके इस वाले माइनस से चिपक जाएगा, मैंने थोड़ा सा इस साइड शिफ्ट कर दिया तो ये जाके इस वाले माइनस से चिपक जाएगा और एसएचएम कभी होगी नहीं। लेकिन फिर भी हमसे टाइम पीरियड पूछा गया, ठीक। अब बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं इस चार्ज को इस लाइन के अलोंग शिफ्ट करूं, यानी कि अगर मैं इस चार्ज को शिफ्ट करके यहां पे ले जाता हूं इस जगह, तो इस वाले चार्ज की वजह से फोर्स लगेगा इस तरफ, इस वाले चार्ज की वजह से फोर्स लगेगा इस तरफ, ठीक है ना, और ये एंगल थीटा होगा, तो रिजल्टेंट होगा इस तरफ। आप देखिए, अगर मैं इसको ऊपर की तरफ शिफ्ट करता हूं तो रिजल्टेंट फोर्स नीचे लगता है, और अगर मैं इसको नीचे की तरफ शिफ्ट करूंगा तो रिजल्टेंट फोर्स ऊपर लगेगा। तो यहां पे एसएचएम के चांसेस बनते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसको यहां से y डिस्टेंस, इसको यहां से y डिस्टेंस शिफ्ट कर दिया ऊपर। तो अब पूछा है फाइंड टाइम पीरियड। इसके लिए मैं आपको 2 मिनट का टाइम देता हूं, अब ट्राई करिए, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा। ओके, तो इस जगह अगर मैं इसको थोड़ा सा एनालाइज करूं, इस लाइन को यूं, तो इस पॉइंट पे इस तरफ लगने वाला नेट फोर्स कितना होगा, ये वाला F। तो ये देखिए, इस चार्ज की वजह से इसको इस तरफ लग रहा है कितना F फोर्स, और इस तरफ भी कितना लग रहा है F फोर्स, तो इस तरफ कितना होगा ये 2F cos थीटा। तो ये वाला फोर्स हो जाएगा 2F cos थीटा। तो सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स कितना है, F नेट 2F cos थीटा, और ये फोर्स नीचे की तरफ है, इसलिए पहले ही हम एक माइनस लगा देंगे यहां पे। तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू एफ इंटू कॉस थीटा। यहां पे इस कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, कॉस थीटा की वैल्यू होगी y डिवाइडेड बाई दिस, यानी कि y डिवाइडेड बाई ये a है ना और ये y है, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर।
और एफ की क्या वैल्यू होगी, ये वाली डिस्टेंस, ये क्या है डिस्टेंस, ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एफ क्या होगा, के क्यू नॉट डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अंडर रूट का स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट खत्म हो जाएगा। तो अब ये जो एफ नेट है, एफ नेट की वैल्यू क्या निकल के आती है, एफ नेट की वैल्यू यहां पे निकल के आएगी -2, एफ कितना है, के क्यू नॉट बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू कॉस थीटा क्या है, y डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब ये जो एफ नेट है, अगर मैं इसको यहां पे लिखूं, एफ नेट इज इक्वल टू हो जाएगा -2k क्यू नॉट इंटू वाई डिवाइडेड बाई दिस। अब ये चीज क्या हो जाएगी, ये चीज हो जाएगी ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3/2, ये हो जाएगी। ठीक, अब यहां से आप ये देखिए, ये वाली जो क्वांटिटी है y इज वेरी स्मॉल, तो y का स्क्वायर तो टेंस टू 0 होगा, तो इस वाली चीज को 0 मान सकते हैं। तो यहां पे f नेट जो है उसकी वैल्यू हो गई -2k क्यू नॉट डिवाइडेड बाई 8 की पावर a स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2, ये तो 0 हो गया, तो ये हो गया a³ इंटू वाई। अब आप ये देखिए, ये वाली जो क्वांटिटी है ये तो कांस्टेंट है, यहां पे f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -y हो गया, दैट मीन्स इट्स एन SHM। अगर ये SHM है तो f/m अगर हम करेंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, जो कि आ जाएगा -2k क्यू नॉट बाई m a³ इंटू वाई। अब ये वाली जो चीज है क्या होता है, a इज इक्वल टू होता है -ω²y, ठीक है ना। यहां पे a की वैल्यू क्या होगी, -ω²y, तो ω² की ये चीज क्या हो गई, दिस इज ω²। तो टाइम पीरियड क्या हो गया, 2π/ω, यानी कि t इज इक्वल टू हो गया 2π अंडर रूट ऑफ m a³ डिवाइडेड बाई 2k क्यू नॉट। ये आपका टाइम पीरियड का फॉर्मूला हो गया, ठीक है, ये आपके टाइम पीरियड का फॉर्मूला का। अब आप ये देखो, इस पर्टिकुलर केस में टाइम पीरियड इतना है, और उस पर्टिकुलर केस में जब पॉजिटिव के बीच में पॉजिटिव था तब टाइम पीरियड था 2π√m a³ बाई 4k क्यू नॉट, ठीक है ना। तो इन दोनों केसेस में अगर T1 और T2 को कंपेयर किया जाए तो 1/√2 का रेशियो निकलता है यहां पे। क्लियर, इस चीज को बहुत अच्छे से नोट करिए। फिर मैं इसी सेकंड वाले केस को, जो ये वाला केस है, इसको मैं और अच्छे से एनालाइज करता हूं, ठीक है, नोट करिए। ओके, तो अब एक केस और देखिए, ठीक है। हमने इसी पर्टिकुलर केस को थोड़ा और अच्छे से एनालाइज करना है, ठीक है। क्या है, मान लीजिए हमारे पास दो नेगेटिव चार्जेस है, ठीक है, एक तो ये, या इनको पॉजिटिव मानिए, ये पॉजिटिव चार्जेस है, और एक ये भी हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, दोनों अमाउंट में बिल्कुल सेम है। ये भी चार्ज Q है और ये भी चार्ज Q है, इन दोनों को बिल्कुल बाइसेक्ट करने वाली एक लाइन है ऐसे, यूं। अगर मैंने यहां पे इस पॉइंट पे कोई नेगेटिव चार्ज रख दिया तो ये ऐसे ऐसे SHM होने लगेगी, लेकिन फिर भी मैं यहां पे अगर एक एनालिसिस करूं तो मान लीजिए मैंने यहां पे पॉजिटिव का Q0 रख दिया, पॉजिटिव का Q0 रख दिया,
तो यहां पे इसकी वजह से इस पे फोर्स इस तरफ होगा और इसकी वजह से इस पे फोर्स इस तरफ होगा, अगर ये पॉजिटिव का क्यू नोट है तो। ठीक है, अब आप ये देखो, ये वाला एंगल अगर थीटा है तो इस पे नेट फोर्स ऊपर की तरफ कितना होगा, ये फोर्स होगा 2F cos थीटा। ठीक है, तो अगर मैं इस फोर्स को एनालाइज करूं अच्छे से, इस फोर्स को देखिए, F फोर्स ये है, F ये है, ये थीटा है और ये भी थीटा, तो F cos थीटा, F cos थीटा, तो F नेट जो है दैट इज 2 इंटू एफ इंटू कॉस थीटा, ये है। 2 को एज इट इज रहने दो, ठीक है ना। अब आप एक चीज देखिए, जो F है, अगर मैं इस पॉइंट को यहां से यहां शिफ्ट करता हूं दूसरी पोजीशन पे, तो ये वाली वैल्यू बढ़ जाती है, ठीक है ना। ये वाला फोर्स क्या है, F, और F की वैल्यू कितनी है, K क्यू नोट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। और x के बजाय मुझे ये चीज क्या लेनी पड़ेगी, y, ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब आप देखिए, अगर मैं y को इंक्रीज करता हूं तो y को इंक्रीज करने से ये वाला फोर्स डिक्रीज होता है, ठीक है ना। इफ y इंक्रीजेस दिस फोर्स डिक्रीजेस, लेकिन y को इंक्रीज करने से थीटा कम हो जाता है, और थीटा कम होने से cos थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती है। तो ये वाला फैक्टर तो इंक्रीज होगा, तो ये वाला फैक्टर डिक्रीज होगा। यानी कि अगर मैं 2F cos थीटा लिखता हूं तो ऊपर जाने से ये वाला फैक्टर डिक्रीज होगा और ये वाला इंक्रीज होगा, और अगर मैं नीचे जाता हूं तो ये वाला फैक्टर, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कम होगी तो ये इंक्रीज होगा और ये डिक्रीज होगा। यानी कि दोनों फोर्स, दोनों फैक्टर्स एक दूसरे के अपोजिट है, दोनों फैक्टर्स एक दूसरे के अपोजिट है। अब यहां से मुझे एक फैक्ट पता चलता है कि एट y इज इक्वल टू 0 F इज इक्वल टू 0 एंड एट y इज इक्वल टू इंफिनिटी, ये भी F इज इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू इंफिनिटी पे F इज इक्वल टू 0 है, क्योंकि अगर ये चार्ज इंफिनिटी पे पहुंच गया तो भी तो फोर्स 0 होगा, और ये वाला चार्ज यहां पहुंच गया तो ये वाले फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट करके फोर्स को 0 कर देंगे। बोथ द केसेस में F इज इक्वल टू 0 है, लेकिन इनके बीच में F इज नॉट इक्वल टू 0, इनके बीच में F इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब यह हुआ, अगर इंफिनिटी पे जाके फोर्स 0 है तो एट इंफिनिटी cos थीटा इज इक्वल टू 1, एट इंफिनिटी cos थीटा इज इक्वल टू 1, क्यों, थीटा इज इक्वल टू 0। तो इंफिनिटी पे थीटा इज इक्वल टू 0, cos थीटा इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स कि जो फोर्स 0 हो रहा है वो इस y की वजह से 0 हो रहा है, ठीक है ना। लेकिन एट y इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, cos थीटा इज इक्वल टू 0। तो यहां पे जो फोर्स 0 है वो cos थीटा की वजह से, लेकिन यहां पे जो फोर्स 0 है ड्यू टू y है। यानी कि इनफाइनाइट पे फोर्स 0 किसने किया है, इस सेपरेशन ने, y ने, और यहां पे 0 किसने किया है, इस cos थीटा ने, क्योंकि थीटा की वैल्यू यहां पे 90 होगी तो ये दोनों के दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो यहां पे cos थीटा डोमिनेट करता है और इनफाइनाइट पे ये वाली डिस्टेंस डोमिनेट करेगी, ये आपको पता होना चाहिए। दैट इज वाई देयर एग्जिस्ट अ मैक्सिमा और मिनिमा। ये क्या है, के क्यू नॉट बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये तो ये होगा, और ये क्या होगा, वाई ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट। तो यहां पे ये वाली चीज न्यूमरेटर में आती है और यहां पे ये वाली चीज डिनोमिनेटर में आती है। तो y क्या है, एक फंक्शन को बढ़ाता है और दूसरे को कम करता है, ये। सो देयर एग्जिस्ट अ मैक्सिमा और
मिनिमा बिटवीन 0 एंड इंफिनिटी। देखिए, अगर किसी फंक्शन की वैल्यू 2 पॉइंट पे 0 है तो बीच के किसी पॉइंट पे या तो मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। तो अब आप ये देखिए, जब इस फोर्स की वैल्यू यहां पे भी 0 है और इनफाइनाइट पे भी 0 है तो बीच में कहीं ना कहीं पे मैक्सिमा या मिनिमा होगा। आप ट्राई करिए इसको, ठीक है। ओके, तो देखते हैं कहां पे वो मैक्सिमम या मिनिमम आएगा। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे f को df ओवर dy करना पड़ेगा और इसको 0 के बराबर करना पड़ेगा। देखिए, व्हाट इज f? f की वैल्यू क्या हुई, 2k q नोट इंटू y ओवर a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और रेज टू द पावर 3/2 ये हुआ। तो df ओवर dy इज इक्वल टू, अगर मैं 0 करूं तो यहां से y की वैल्यू आएगी प्लस माइनस a/√2, ठीक है, y की इस वैल्यू पे, ठीक है ना। तो y इज इक्वल टू प्लस का a/√2 और y इज इक्वल टू माइनस का a/√2। इस पे मैक्सिमा एंड मिनिमा आना ही आना है, ठीक। अब ये वाली वैल्यू आने का मीनिंग क्या है, ठीक है। देखिए, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, ये पॉजिटिव चार्ज, ये भी एक पॉजिटिव चार्ज बीच में ये है, ठीक। यहां पे अगर कोई पॉइंट है तो इस पे लगने वाला फोर्स ये इन दोनों का रिजल्टेंट है, यानी कि 2f cos थीटा, ठीक है ना। जब यहां पे होते हैं तो फोर्स की वैल्यू 0 होती है, क्यों, दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। लेकिन यहां पे धीरे धीरे उनका रिजल्टेंट बनना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। तो इस f की वजह से धीरे धीरे इनका रिजल्टेंट बनना शुरू, यहां तक मैक्सिमम हो जाता है। लेकिन क्या हो रहा है, y को इंक्रीज करने से, y को इंक्रीज करने से f की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। y को इंक्रीज कर रहे हैं तो f की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, बट cos थीटा इज इंक्रीजिंग, ठीक है ना। और फोर्स क्या है, 2f cos थीटा, f इज 2f cos थीटा। तो क्या होगा, यहां पे क्या, cos थीटा अभी डोमिनेट कर रहा है, ठीक है ना, f डोमिनेट नहीं कर रहा है। तो धीरे धीरे ऊपर जाने से फैक्टर इंक्रीज होता जा रहा है। इंक्रीज कौन करता है, y को अगर हम इंक्रीज करते हैं तो cos थीटा इंक्रीज करता है, f डिक्रीज करता है। तो यहां से अभी cos थीटा डोमिनेट कर रहा है, फंक्शन की ओवरऑल वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है यहां तक। यहां के बाद, ठीक है ना, मान लीजिए ये वाली डिस्टेंस कितनी हो गई, ये वाली डिस्टेंस हो गई a/√2। यहां के बाद अब ये डोमिनेट करने लगेगा, ये इंक्रीज तो होगा पर उतना इंक्रीज नहीं होगा जितना ये डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो इसके डिक्रीमेंट इसमें ज्यादा होगा, इंक्रीमेंट कम होगा, तो यहां से ऊपर जाते जाते फोर्स की वैल्यू धीरे धीरे कम हो जाएगी, ठीक है। तो अब आप ये देखिए यहां पे, ठीक, जैसा यहां होगा ऐसा ही बिल्कुल नीचे भी होगा इस वाले पॉइंट पे, ठीक है, ऐसा ही बिल्कुल नीचे भी होगा इस वाले पॉइंट पे। तो अगर मैं यहां पे ग्राफ ड्रॉ करने लगूं, ग्राफ बिटवीन फोर्स एंड y, ठीक है, तो मान लीजिए ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और ये भी क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज, और ये वाली लाइन मान लीजिए, इस वाली लाइन पे इस तरफ क्या है, y। तो ये वाला पॉइंट f एंड y, फोर्स ऑन पॉजिटिव q नोट, पॉजिटिव q। तो यहां पे फोर्स की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। तो इस एक्सिस पे हम फोर्स प्लॉट कर रहे हैं और इस एक्सिस पे हम y प्लॉट कर रहे हैं। तो फोर्स वाला ग्राफ इस तरीके से होगा,
और इधर की साइड ये वाला पॉइंट होगा वो। तो यहां से फोर्स वाला ग्राफ इस तरीके से होगा। तो ये वाली डिस्टेंस y इज इक्वल टू माइनस ए बाई रूट टू और ये वाली डिस्टेंस y इज इक्वल टू प्लस ए बाई रूट टू और ये वैल्यू किसकी हुई? फोर्स की। ये वाली वैल्यू हुई फोर्स की। तो ये ग्राफ किसका हुआ? फोर्स का। ये वाली वैल्यू हुई एफ नॉट, ठीक है ना। एफ नॉट की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो। एफ नॉट क्या होगा? एफ नॉट इज मैक्सिमम फोर्स। तो एफ नॉट इज इक्वल टू कितना होगा? 2k क्यू नॉट इंटू क्या होता है? इंटू क्या होगा? मल्टीप्लाई बाई या 2k क्यू नॉट इंटू एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी? y यानी कि a बाई रूट टू डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये f की मैक्सिमम वैल्यू होगी। क्लियर? आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए। यानी कि यहां से ऊपर जाएंगे तो फोर्स बढ़ेगा यहां तक, फिर फोर्स की वैल्यू कम होके जीरो को अप्रोच करेगी। यहां से नीचे जाएंगे तो भी फोर्स की वैल्यू नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ेगी। क्लियर? तो ये आपका ग्राफ है बिटवीन एफ एंड वाई। क्लियर?